हेलो जी। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। रिसेंटली आईपीओ आया और बहुत हाइप बना है इस कंपनी का। तो हम देख लेते हैं इस कंपनी का Q2 FY25 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा ही वीडियो बन जाना चाहिए ये, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। हमें लास्ट में वैल्यूएशन के ऊपर भी बात करनी है, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर भी बात करनी है, इस क्वार्टर में क्या किया उसके बारे में भी बात करनी है। तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हमारे पास है, एक एक करके सारे स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो 1,14,000 करोड़ 1,14,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और इस मार्केट कैप के साथ ये सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन जाती है। इससे पहले ये सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी HDFC। जब ये HDFC और HDFC बैंक का मर्जर नहीं हुआ था, उससे पहले HDFC सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ करता था। लगभग लगभग 3-4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उस कंपनी का मार्केट कैप हुआ करता था। अब सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर आपको हिंदुस्तान में ढूंढना है, तो आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नाम पे मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इनका Q2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अब देखो, पहले तो थोड़ा सा चीजें समझते हैं कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में क्या क्या चीजें होती हैं। अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किस किस तरीके की होती हैं। तो देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आप मेजरली दो डिविजन में बांटो। एक तो हो गई आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो एकदम सब 10 लाख रुपीज, सब 5 to 15 लाख रुपीज के आसपास का लोन कर रही है। 5 से 15 लाख रुपए तक का लोन कर रही है, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई। उससे ऊपर का लोन कर रही है, 25 लाख तक का, 35 लाख तक का लोन कर रही है, तो वो सब प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई। और अगर उससे भी ज्यादा महंगा लोन कर रही है, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए का लोन कर रही है, तो वो हो गई प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो अभी तक हम जितनी भी कंपनियां देख रहे थे, ज्यादातर हमें देखने को मिल रही थी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाली कैटेगरी में। वहां पर हमें बहुत अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा था। सारी कंपनी नंबर भी यही रिपोर्ट कर रही थी कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री 20-21-22% के आसपास से ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए अगर इस इंडस्ट्री में हम 25% या 30% के आसपास ग्रोथ लेके आए, तो कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं होगी कि बहुत तगड़ा ग्रोथ रेट कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ ही बहुत अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। बट ये जो प्राइम वाला इंडस्ट्री है ना, जो ये महंगा लोन वाला इंडस्ट्री है, इसमें हमें फिर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला नहीं था। और ये कंपनी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, ये फैला हुआ है अक्रॉस स्पेक्ट्रम। तो एकदम छोटे टिकट साइज का भी लोन देते हैं, और बड़ा बड़ा टिकट साइज का भी ये लोग लोन देते हैं। तो एकदम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी की तरह भी लोन देते हैं, और एकदम प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरह भी ये लोग लोन देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम ग्रोथ फिगर से ही, क्योंकि देखो, आप कितना भी कहानी बना लो, आप देश का सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन जाओ, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करेगी वो मैटर करेगा ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे, तो कुछ नहीं बन रही बात। और यहाँ पर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ बजाज हाउसिंग आया था, वो तो खड़ी नहीं उतरी है। यहाँ पर सिर्फ 26% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है हमें AUM पे। अब देखो, सिर्फ 26% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा वैल्यूएशन के। आप एक एक ऐसी कंपनी है जिसको आप 9 साढ़े 9 टाइम्स प्राइस टू बुक दे रहे हो, और वो सिर्फ 26% ग्रो करे, तो ये तो बहुत हालत खराब है। अब जैसे हमारे पास बहुत सारी कंपनियों के एग्जांपल है, जैसे स्टार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, या एप्टस हो गया, या आवास भी हो गया, या होम फर्स्ट हो गया। ये सारी कंपनियां बहुत तगड़े पेस पे ग्रो कर रही है। जैसे इंडिया शेल्टर हो गया, इंडिया शेल्टर, ये सारी जितनी भी कंपनी है ना, ये 35-40% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रही है। इनका Q1 का आप रिजल्ट देखो, सबने 35-40% के बीच के आसपास में ग्रो किया है। आवाज थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है, वो 26-27% के आसपास ग्रो कर रहा है। बट सबके सबका आपको प्राइस टू बुक देखने को मिलेगा 3, 4, 5 के बीच में। 3 से 5 के बीच में सारी की सारी सिमट रही है। ये एक ऐसा कंपनी है जो 9.5 का प्राइस टू बुक लेके चल रहा है। तो आपका वैल्यूएशन डबल है और ग्रोथ बराबर कर रहे हो, तो मैं आपके अंदर दिमाग क्यों मारूंगा। इसीलिए वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा ग्रोथ। और जिस एक्सपेक्टेशन से बजाज हाउसिंग आया था कि एक हमारे पास बाजार में ऐसा कंपनी आ रहा है जो 35-40% का लगातार ग्रोथ करेगा, तो वो वाली कहानी यहाँ पर हुई नहीं। यहाँ पर ग्रोथ उतना आया नहीं, और वही प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। अच्छी चीज क्या है, आपने एक माइलस्टोन कवर कर लिया कि भाई आपका जो लोन बुक है, जो AUM है, वो 1 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया। अब ठीक है, देखो, ये सारे माइलस्टोन से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। माइलस्टोन से पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा सिर्फ ग्रोथ से। अगर कोई कंपनी 1,000 करोड़ के AUM को 10,000 करोड़ का AUM करती है, तो वो 10x कर रही है अपना AUM। वहीं एक कंपनी जो 90,000 करोड़ का AUM है, उसमें 10,000 करोड़ का AUM ऐड करके
1 लाख करोड़ का AUM बनाती है, तो वो 10, 12, 13% के आसपास का ही AUM ग्रोथ लेके आ रही है। तो कहानी सारी की सारी ग्रोथ की, और ग्रोथ ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगा तो कंपनी 1 लाख करोड़ का छोड़ो, 10 लाख करोड़ का भी माइलस्टोन टच कर देगा तो भी शेयर प्राइस में कोई भी मूवमेंट आएगा ही नहीं। तो हमें ग्रोथ देखना है, और ग्रोथ यहाँ पर उतना खास हमें देखने को मिला नहीं। अगर कंपनी के पार्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का पार्ट बढ़ा बाय 13% ओवर वाई वाई लेवल, सॉरी, पार्ट बढ़ा बाय 21% ओवर वाई वाई लेवल। तो यहाँ पर भी ठीक ठीक है, कोई ज्यादा ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। 21% के आसपास का पार्ट ग्रोथ किया, थोड़ा बहुत आपका खर्चा भी हुआ आईपीओ के टाइम पे, तो आपने वो खर्चा निकाल नुकुल के 21-22% के आसपास का ग्रोथ कर लिया, ठीक ठीक ग्रोथ कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कोई एयूएम ग्रोथ आ ही नहीं रहा है, कुछ भी एयूएम का ग्रोथ नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप डिसबर्सल देखो कि कितना लोन इन्होंने डिसबर्स किया था लास्ट क्वार्टर में इन द सेंस Q2 FY24 में, पिछले साल के क्वार्टर 2 में कितना लोन इन्होंने डिसबर्स किया था और इस साल क्वार्टर 2 में इन्होंने कितना डिसबर्स किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का फर्क है ऑन द बेस ऑफ 5,000। तो इन्होंने शायद लास्ट ईयर 5,024 करोड़ या 5,050 करोड़ के आसपास का लोन डिस्पर्स किया था, जो बढ़ के इस बार हो गया है 5,100 करोड़, 5,150 करोड़ रुपीज के आसपास का लोन हो गया है। तो 2% का गेन इन डिसबर्सल रेट, मतलब कुछ ढंग का आप कर नहीं रहे हो, ये एक और प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो चलिए अभी तो आपका ये जो पिछले साल की ग्रोथ आ रही है, इसकी वजह से आप 26% के आसपास का AUM ग्रोथ दिखा पा रहे हो। अब 2 क्वार्टर बाद क्या करोगे? 2 क्वार्टर बाद तो पिछले साल की सारी की सारी ग्रोथ एग्जॉस्ट हो जाएगी, आपका बेस ऊपर आ जाएगा, तो बेस इफेक्ट से आपको फायदा मिलेगा नहीं। तो उस टाइम आप क्या करोगे? आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके डिस्पर्सल में ग्रोथ आ नहीं रहा है, ये चीज भी हमें देख के चलना है। और इसी वजह से आप देखोगे AUM पिछले 3 क्वार्टर से मोटा मोटी फ्लैट चल रहा है, 2% का ऊपर 2% का नीचे, उससे ज्यादा का कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है। अब चलो थोड़ा सा AUM सेगमेंटेशन समझ लेते हैं। 57% के आसपास का AUM आता है हमारा हाउसिंग लोन से, होम लोन से। और होम लोन सब तरह के होम लोन, चाहिए सैलरीड एम्प्लॉय को कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को कर रहे हो, प्राइम कर रहे हो, अफोर्डेबल कर रहे हो, सारा कुल मिला के आता है 57% के आसपास का। 20% आता है लीज रेंटल से, ये आगे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वाला कार्यक्रम सारा का सारा। 10% आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से, और 12% आता है डेवलपर फाइनेंसिंग से। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ये लोग फंड करते हैं, तो वहां से आता है 12% के आसपास का हमारा हमारा ओवरऑल AUM। और 2% का हो गया, वो आता है हमारा अदर वाले सेगमेंट से। अब देखो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब इनके थोड़ा सा प्रोविजन समझ लेते हैं कि कहाँ अपनी कंपनी प्रोविजन बिठा के चल रही है, कौन कौन से लोन में बिठा के चल रही है। तो ये जो होम लोन है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर आप अगर पीसीआर देखोगे तो 50, 55%, 60% के आसपास का पीसीआर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये लोग इतना ज्यादा पीसीआर क्यों मेंटेन करके नहीं रखे? क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये लोन रिकवरी में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो हमने कस्टमर को केटर किया है वो 750 सिविल स्कोर से ज्यादा है। अच्छा, अगर इस वाले की भी बात करें तो इनका 76% कस्टमर 750 के सिविल स्कोर से ज्यादा वाला कस्टमर है होम लोन के केस में। तो होम लोन में इनको ज्यादा प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले सेगमेंट में इनका पीसीआर लगभग लगभग 55-60% के आसपास का ही है। तो थोड़ा नीचे वाले लेवल्स पे इन्होंने मेंटेन कर रखा है। बट डेवलपर फाइनेंसिंग जो हाई रिस्क फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि आप एक साथ बहुत बड़ा लोन अमाउंट डिस्पर्स कर देते हो, अगर वहां कहीं लैप्स आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से वहां इन्होंने अच्छा प्रोविजन कर रखा है। वहां पर आपको पीसीआर देखने को मिलेगा 90-95% के आसपास का। तो ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो ये अच्छे मैनेजमेंट की निशानी है कि इनको पता है कि कहाँ आगे चल के रिस्क आ सकता है, तो पहले से माइंड हम प्रोवाइड करके चलेंगे। तो ये वाली चीज भी हमने समझ ली। अगर हम थोड़ी सी बात करें कॉस्ट ऑफ बोरिंग के बारे में, कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में, तो इनका 11% ये लोग पैसा उठाते हैं एनएचपी से। तो अगर ये एनएचपी से फंडिंग उठाना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, मतलब इनको एनएचपी से ज्यादा पैसा मिलने लग जाएगा, तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा सा नीचे आ सकता है, जो अभी पिछले 3-4 क्वार्टर में लगातार ऊपर ही गया है। अगर आप वाई वाई लेवल पे देखोगे तो भी ऊपर गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखोगे तो भी ऊपर ही गया है इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स। और अब पहुंच गया है 7.92% के आसपास का इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स पहुंच गया है। पर ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट का हर कंपनी अपना जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसको ऊपर ही दिखा रही है, आपने भी दिखा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि आप अगर अपना एनएचपी का पोर्शन इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल आपकी फंडिंग बुक में थोड़ा सा आपको आसानी मिलेगी, आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा नीचे आएगा, जो आपको मदद करेगा। अब ये किस तरीके से प्ले आउट करती है सिचुएशन, वो हमें देखना पड़ेगा। और खैर अभी तो ये होगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो इनको आईपीओ का ही पैसा मिल गया है। कुछ 1500-1600 करोड़ रुपए तो अभी इनके अटके ही पड़े हैं, जो आईपीओ के इनको और मिलने हैं। तो ठीक है, अच्छा खासा कंपनी ने पैसा उठा लिया आईपीओ से, तो आईपीओ वाला पैसा भी डिप्लॉय करेंगे। तो एक ये चीज और देख के चलना है।
अगर हम यहाँ पर अगर आगे चल के हम देखें इनका एसेट क्वालिटी, तो प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, मतलब बेहतरीन बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी है इस कंपनी की। मतलब इससे अच्छी एसेट क्वालिटी की आप कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ज्यादा एनपीए वैसे ही नहीं होता, आपका 100% कोलैटरल बैक्ड है, कोई चक्कर ही नहीं होता। उसके बाद भी अगर आपका हम ग्रॉस एनपीए नंबर देखने जाएं तो 0.29% के आसपास का ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए के बारे में बात करें तो 0.12% के आसपास का नेट एनपीए। तो बहुत बेहतरीन नंबर्स हैं। अगर फिर भी थोड़ी सी बाल की खाल निकालें तो थोड़ा सा 2-3 बेसिस पॉइंट के आसपास से वाई वाई लेवल पे बढ़ गया है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपकी इतनी अच्छी एसेट क्वालिटी है। तो एक 1,000 रुपए दिए हुए पे 1 रुपया खराब हुआ है, 1 रुपया 10 पैसा खराब हुआ, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। तो एकदम ऐसे घुस के हमें सारे के सारे फिगर नहीं देखें, बट मोर और लेस ब्रॉडली अगर हम देखने जाए, बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी में इनको कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा अगर रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, इनका आरओए है 2.5% के आसपास का, बहुत बेहतरीन, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आरओई निकल के आ रहा है हमारा 13.6% के आसपास का। अब एक चीज समझते हैं, जब आपके पास आईपीओ का पैसा आता है तो देखो आरओई का फॉर्मूला क्या है, आरओए इंटू लेवरेज। अब लेवरेज का क्या फॉर्मूला होता है कि जो आपका टोटल एसेट्स है डिवाइडेड बाय आपका इक्विटी बेस। तो जब आप आईपीओ में जाते हो, आईपीओ लेके आते हो, तो आपका इक्विटी बेस इंक्रीज हो जाता है, आपको पैसा मिल जाता है पब्लिक से। तो अगर आपका इक्विटी बेस इंक्रीज हो गया तो आपका लेवरेज नीचे आ जाएगा, और लेवरेज नीचे आने की वजह से आपको ओवरऑल जो आरओई दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। तो आप कभी भी स्क्रीनर पे जाके ये गणित मत लगाओ कि भाई इसका तो 13.6%, 14% के आसपास का आरओई है, तो ये अच्छा कंपनी नहीं है। ये इसका आरओई इससे काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इसका आरओई लगभग लगभग 18, 19, 20% के आसपास का है। बट ये जो आईपीओ वाला पैसा आया है इनके पास, इसकी वजह से इनका शेयर कैपिटल बढ़ गया है, इसकी वजह से इनका आरओई नीचे देखने को मिल रहा है। तो आप देखो, जो ये प्री आईपीओ कंपनी 7 टाइम्स लेवरेज के आसपास रहता था, वो 7 टाइम्स लेवरेज से अभी 5 टाइम्स लेवरेज पे आ गए। तो अगर ये 5 टाइम्स लेवरेज से वापस 7 टाइम्स लेवरेज तक जाएंगे तो इनका आरओई वापस बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ इनको एडिशनल पैसा भी मिल जाएगा जिसको ये डिप्लॉय करेंगे, जिसके ऊपर ये इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आरओई ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर सारे का सारा प्रॉब्लम है वैल्यूएशन का, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, ये ठीक है। अब कंपनी ने एक चीज और बोली है, कंपनी कह रही है कि हम 8 टाइम्स लेवरेज तक जाना चाह रहे हैं, जो एक अपर रेंज होती है किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए, कि भाई बैंक आपका 12-13 टाइम्स के आसपास चले जाते हैं, और आपकी एनबीएफसी 7-8 टाइम्स के आसपास चली जाती है। तो ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि 8 गुना के आसपास हम लेवरेज हो जाएं। अगर 8 टाइम्स ये लोग लेवरेज होंगे तो आप समझो, अभी 5 टाइम्स लेवरेज है। आरओई का फॉर्मूला डिकोड करते हैं, आरओए इंटू लेवरेज। अगर लेवरेज अभी 5 टाइम्स है और 5 टाइम्स लेवरेज बढ़ के 8 टाइम्स लेवरेज होता है, तो आपका सीधा सीधा आपको आरओई बढ़ता हुआ देखने को मिल गया, आपका 25% के आसपास का आरओई पहुंच गया, 25-26% के आसपास का आरओई पहुंच गया। तो आरओई में यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फाइनली नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे वैल्यूएशन के ऊपर। अगर हम देखें, इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा बाय 11% ओवर वाई वाई लेवल, टोटल इनकम इनका बढ़ा बाय 17% ओवर वाई वाई लेवल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके बढ़े बाय 20% ओवर वाई वाई लेवल। अब देखो, तीनों नंबर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट इनकम बढ़ा बाय 11% ओवर वाई वाई लेवल, ये सीधा सीधा हमें बताता है कि भाई बहुत अच्छे रेट पे एयूएम ग्रोथ आ नहीं रहा है। अगर एयूएम ग्रोथ बहुत अच्छे रेट पे नहीं आ रहा है, तभी आपको जो इंटरेस्ट इनकम है, जो ब्याज की कमाई है, ब्याज की कमाई आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। अदर इनकम बढ़ा हमारा, कितना बढ़ा, सॉरी, टोटल इनकम बढ़ा हमारा 17% के आसपास से। अब टोटल इनकम में दो कंपोनेंट होते हैं हमारा, एक तो होता है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम के साथ होता है अदर इनकम। तो अगर अदर इनकम में ज्यादा अच्छा ग्रोथ आए, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा चार्जेस लगे हैं, कि भाई ऑनबोर्डिंग चार्ज हो गया, या और किसी तरीके का चार्ज हो गया, या नॉन मेंटेनेंस चार्ज हो गया, जो भी चार्ज हुआ वो अदर इनकम में काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिला है, या आईपीओ की कमाई हो गई, इसकी वजह से बूस्ट देखने को मिला है। तो टोटल इनकम हमारा वेंट अप बाय 17% ओवर वाई वाई लेवल। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 20% ओवर वाई वाई लेवल। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और भी ज्यादा पेस पे बढ़ा, इसका मतलब क्या है, आपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेके आए। अगर देखो, सिंपल सी गणित है, आपके पास एक नंबर है टोटल आपका इनकम किस पेस पे बढ़ा। अब टोटल इनकम सपोज बढ़ा, इसी का केस ले लेते हैं, 17% पे बढ़ा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ा 20% से। तो अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने का पेस ज्यादा है आपके टोटल इनकम के बढ़ने के पेस से, इसका मतलब कंपनी ने और ज्यादा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेके आई। कंपनी का जो केपेक्स बढ़ने का रेट था वो कम था, तो मतलब खर्चा तो आपका बढ़ा सपोज 5%,
बट आपकी कमाई बढ़ गई 20%, तो इसका मतलब आप ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेके आए कंपनी में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये चीज भी समझ गई। अगर प्रोविजन के बारे में बात करें तो प्रोविजन घट गए बाय 40% ओवर वाई लेवल, बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब कंपनी को आगे जाके अपनी एसेट क्वालिटी पे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी देखने को मिल रहा। और अच्छी बात है ये कि भाई आपकी बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी है, इसलिए आप अपने प्रोविजन भी कम कर रहे हो, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और पैट बढ़ा बाय 13% ओवर वाई लेवल। तो चलिए, ये थी टोटल कहानी इनके इनके इनकम स्टेटमेंट के बारे में। अब थोड़ा सा अगर मैं जोग्राफिकल प्रेजेंस बना दूं तो पैन इंडिया फैला हुआ है ये। करीबन 23 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं और कुछ 6-7 यूनियन टेरिटरीज में भी प्रेजेंट है, तो ऑल अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं। तो यहाँ पर फर्दर रूम ऑफ एक्सपेंशन तो नहीं है, बट डीपर पेनिट्रेशन है कि भाई अगर आप अभी टीयर 4 सिटीज तक हो तो टीयर 5, 6, 7 सिटीज में जा सकते हो। तो डीपर पेनिट्रेशन है, हॉरिजॉन्टल पेनिट्रेशन अब इस कंपनी का खत्म हो चुका है, तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पे। अब देखो यहीं आ जाती है सारी की सारी प्रॉब्लम। हम 26% का ग्रोथ रेट भी एक्सेप्ट कर लेंगे, हम सारा का सारी चीजें बहुत बढ़िया, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप जिस वैल्यूएशन पे कंपनी को लेके आ रहे हो ना, आप 9.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे लेके आ रहे हो, वो एक्सॉर्बिडेंटली ओवर वैल्यूड है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ये चीज आपको समझ के चलना पड़ेगा। अब देखो, हम इंडस्ट्री से ही कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री में और जितनी कंपनीज हैं उन्हीं से कंपेयर करेंगे। आप कोई सा भी कंपनी उठाओ, चाहे आप, तो आप दूसरे किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देख लो, आपको 4, 5, 6 प्राइस टू बुक से ज्यादा कोई कंपनी दिखेगा नहीं। और प्रॉब्लम प्राइस टू बुक में भी नहीं है। देखो, अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ लेके आ रहा है तो उसको एक महंगा वैल्यूएशन मैट्रिक मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम एग्जांपल में बात करें तो ट्रेंड की, तो ट्रेंड इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ लेके आ रहा है, वो अपने पैट को 130, 140% के आसपास से बढ़ा रहा है, तो वो 200 का पी भी सस्टेन कर सकता है। बट आप यहाँ पर कह रहे हो कि आप ग्रोथ तो करोगे मीडियोकर, और आपको जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है, जो वैल्यूएशन मल्टीपल है, वो चाहिए आपको एक्सॉर्बिडेंटली ओवर वैल्यूड वाला। तो वो चीज नहीं मिलेगी। आप ग्रोथ करो ना, आप फिर अगर अगर बजाज फाइनेंस आज के दिन 50%, 60% के आसपास का ग्रोथ करे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको इसको हम 9 टाइम्स प्राइस टू बुक देने के बारे में सोच सकते हैं, फिर भी सोच सकते हैं। बट ये ग्रोथ कर रहा है बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बराबर का ही, और उनसे प्राइस टू बुक मल्टीपल मांग रहा है 2 गुना, 3 गुना, बल्कि किसी किसी केस में तो जैसा अगर हम आवास की बात करें, आवास का ग्रोथ रेट और इसका ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट बराबर का है। वो भी 25-26% से ग्रो कर रहा है, ये भी 25-26% से ग्रो कर रहा है। वो आज आपको मिल रहा है 3.5-4 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे, और ये आपको मिल रहा है 9.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे। तो 2.5 टाइम्स महंगा है विद सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो अब आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि आपको दो सेम चीजें मिल रही हैं, सेम काम कर रही हैं, सेम पेस पे काम कर रही है, और एक का भाव है 100 रुपया और दूसरे का भाव है 250 रुपया। तो अब आप कौन सा वाला लेना चाहोगे, तो ये आपके ऊपर है। तो चलिए, कुल मिला के यही थी कहानी पूरी पूरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी को भी हमने कवर कर लिया और ये हमारी ट्रैकिंग लिस्ट में अभी आ गई, तो आगे चल के भी हम इसको ट्रैक करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।